नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़े होने जा रही है, एक और बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। और ये संकट खड़ा कर रहे हैं दक्षिण के राज्य उड़ीसा और पंजाब मिलकर। परिसीमन के सवाल पर इन्होंने गोलबंदी कर दी है, मोर्चेबंदी कर ली है। और जिस तरह से चेन्नई में हुई बैठक में इन नेताओं ने, खासतौर पर जो दक्षिण के नेता हैं, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा के नेता और इधर पंजाब के, इन सब ने मिलकर जो ऐलान किया है वो एक ज़बरदस्त पहल है। परिसीमन के ज़रिए अगर उन्हें लग रहा है, और ये वास्तविकता भी है, कि इन राज्यों के जो राजनीतिक हैसियत है उसमें कमतरी आएगी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक गोलबंदी कर डाली है। और अगर केंद्र सरकार ये सोच रही कि 2026 की जनगणना के बाद वो परिसीमन को अंजाम देगी और उसकी वजह से उत्तर भारत के राज्यों की जो सीटें हैं आशातीत ढंग से बहुत बढ़ जाएंगी और दक्षिण और पूर्व के राज्यों की कम हो जाएंगी, तो उस पर एक ज़बरदस्त स्पीड ब्रेकर लगने वाला है। क्योंकि इन पार्टियों ने या इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने, जिसमें 4 तो मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के, हाँ, पंजाब के भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल थे। हालांकि आंध्र प्रदेश से कोई भी पार्टी, कोई भी नेतृत्व किसी भी पार्टी का उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जगन रेड्डी की, दोनों पार्टियां मोदी सरकार को खुश करने में लगी हैं। वो इस संकट को उस ढंग से नहीं देख रही या नहीं देखना चाहती हैं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ बंधे हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि स्वार्थ सबसे बड़ा क्या है, कि इस मोदी राज में उन्हें कोई परेशानी न उठाने पड़े, जेल न जाना पड़े। और नायडू और जगन रेड्डी दोनों के खिलाफ इस तरह के मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार चाहे तो ईडी और सीबीआई के ज़रिए उन्हें कभी भी जेल भेज सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है, कोई मुकदमा खोल सकती है और उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। लेकिन चूंकि नायडू केंद्र सरकार के अभी समर्थक हैं, उनके समर्थन पर सरकार टिकी हुई है और नायडू उसकी भरपूर कीमत वसूल पा रहे हैं, इसलिए वो अभी मोदी सरकार से कोई पंगा लेना नहीं चाहते। और इसीलिए उन्होंने इस डीलिमिटेशन के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही है उससे अपने आप को बाहर रखा है। उधर जगन रेड्डी ने एक चिट्ठी लिखी है और जिसमें शंकाएं तो प्रकट की गई हैं और एक मांग भी की गई है, लेकिन उन्होंने इस तमाम गोलबंदी से खुद को अलग रखा है और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन भी किया है, उनकी परिसीमन नीति का भी समर्थन कर दिया है। तो ये जगन रेड्डी और नायडू का जो स्टैंड है उसको हम फिलहाल किनारे कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वो तो प्रो मोदी गवर्नमेंट चल ही रहे हैं। लेकिन बाकी राज्यों ने जिस तरह से गोलबंदी की है वो केंद्र सरकार के लिए उसको अनदेखा करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य इस आशंका से पीड़ित हैं। ये आशंका आंध्र प्रदेश में भी है और ये आशंका तृणमूल कांग्रेस के लिए भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन ममता बनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं, वो अपने हिसाब से चलती हैं और अपना नफ़ा नुकसान देखती हैं। उन्हें राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें राज्य के हितों से तब तक लेना देना होता है जब तक उनका वोट बैंक खतरे में न पड़े। अभी शायद पश्चिम बंगाल में परिसीमन का मुद्दा उस तरह से नहीं उछला है, हालांकि नुकसान उसको भी होना है, लेकिन नहीं उछला है, इसलिए वो शांत हैं। और क्या पता उनकी मोदी सरकार के साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में खामोशी है, शांति है। वहाँ के गवर्नर भी राज्य सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के बयान आने भी बंद हो गए हैं। और वहाँ जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता भी अब उस तरह से आक्रामक ढंग से ममता बनर्जी पर हमले नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक उसका अर्थ निकलता है कि ममता बनर्जी ने
स्टालिन के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो क्या इसका मतलब मोदी के साथ, मोदी सरकार के साथ किसी तरह की एक समझौते की, सहमति की गुंजाइश वो निकाल चुकी हैं और नहीं चाहती हैं कि टकराव की वजह से पश्चिम बंगाल में उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई खतरा मंडराए, जो कि 2027 में होने हैं। तो ये 2026 में ही होने, बल्कि 2027 में नहीं 2026 में होने हैं, और वो उसकी तैयारी के लिहाज से ये सब कर रही हैं। तो असल बात यह है कि दक्षिणी राज्यों में, जो दक्षिणी राज्यों की सीटें हैं, उनमें 26 का नुकसान हो सकता है और उनकी ताकत 129 से घटकर 103 रह सकती है। ये तो घटने की बात है, लेकिन जिस अनुपात में उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेगी, उसके मुकाबले ये बहुत कम हो जाएंगी, यानी जो संतुलन है वो एक तरफा हो जाएगा। और इन्हें ये लगता है, और ये सच्चाई भी है, कि चूंकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से वर्चस्व हो गया है और वहाँ की सीटें बढ़ती हैं, तो उसकी दिल्ली पर दावेदारी एक तरफ से पक्की हो जाएगी कि आपने उत्तर भारत को फतह कर लिया, दक्षिणी भारत में कुछ मिला ना मिला उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये सीटों का गणित, एक तरह की वर्चस्व की राजनीति उत्तर भारत के दक्षिण भारत पर और मजबूत हो सकती है। वैसे ही दक्षिण भारत इसको लेकर कुलबुलाता रहता है, परेशान रहता है, विरोध करता रहता है, और जिस तरह से इस सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से उसने संघवाद की उपेक्षा की है, उससे ये खतरा, ये पार्टियां, ये राज्य और भी ज़्यादा देखने लगे हैं। इसलिए उनके विरोध की जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इन्होंने इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जैसे सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि 2026 के बाद 25 साल तक के लिए परिसीमन को रोक दिया जाए, यानी जो सीटें आज हैं वो अगले 25 साल तक कायम रहें, इसी आधार पर चुनाव होते रहें और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन न किया जाए, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में कमाल किया है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उसको लागू किया और उसको नियंत्रित किया। इसका उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए। और उत्तर भारत के राज्यों ने लापरवाही की, बेहिसाब अपनी जनसंख्या बढ़ाई और इसका उन्हें पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। तो ये तर्क है बेसिकली, और ये वाजिब तर्क है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसको दंडित करेंगे और जो बुरा परफॉर्मर है उसको पुरस्कृत करेंगे, तो ये उचित नहीं है। तो ये पहली मांग है कि अगले 25 सालों के लिए ये इसको फ्रीज किया जाए, कि ये परिसीमन पहले भी फ्रीज होता रहा है, अब अगले 25 साल के लिए भी इसको और फ्रीज कर दिया जाए और फिर इस दौरान एक नई कोई कमेटी बने, कोई जो एक तार्किक ढंग से कुछ ऐसे सलूशन लेकर आए जिससे दक्षिण भारत के और पूर्वी भारत के और पंजाब जैसे राज्य के हितों पर बुरा असर न पड़े, उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो कम ना हो। तो ये जो बात है ये इस पर बहुत गंभीरता से, और हो सकता है कि 25 साल का समय इसलिए भी मांगा जा रहा हो कि अगर उत्तर भारत के राज्य अपनी जनसंख्या कम नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना दक्षिण भारत के राज्य अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। और आप जानते हैं कि चाहे वो स्टालिन हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये सब जनसंख्या बढ़ाने के लिए का आह्वान कर चुके हैं और जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव, पुरस्कार देने की घोषणा भी कर चुके हैं। यानी अगर आप 1 से 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इसकी घोषणा की जा रही है। औपचारिक तौर पर नहीं की गई है, लागू नहीं किया गया, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें बच्चे ज़्यादा पैदा करने हैं, अन्यथा उत्तर भारत हम पर हावी हो जाएगा, हमें अपनी ताकत के, राजनीतिक ताकत के बल पर दबाने की कोशिश करेगा। इसी बैठक में ये भी कहा गया है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है परिसीमन की आड़ में, और इसलिए वो परिसीमन को इतनी ज़ोर शोर से पुश कर रही है। आखिरकार पहले भी तो परिसीमन के मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है, तो अभी भी क्यों नहीं डाला जा सकता है। और ये ख़ास तौर पर जो आपत्तियां तब थीं वो आज भी हैं।
तो क्यों नहीं इसको भी फिर से टाला जाए और 25 साल की एक पूरी प्रॉपर रणनीति बनाकर और फिर उस पर काम किया जाए। अब देखिए कि ये उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की जो स्थितियां बन रही हैं, ये बहुत विस्फोटक रूप भी ले सकती हैं अगर केंद्र सरकार अपने पर अड़ी रही। इन राज्यों के इस बैठक के बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे अपना प्रतिवेदन लेकर कि इस मामले को 25 साल तक के लिए टाल दिया जाए। ऐसा लगता नहीं है अभी तक कि मोदी सरकार पीछे हटेगी, क्योंकि उसमें उसे सीधे सीधे राजनीतिक लाभ दिख रहा है। और उसे आम तौर पर हमने देखा कि मोदी सरकार देश के हितों की परवाह नहीं करती है। उसे पार्टी हित ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, अपना हित ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, प्रधानमंत्री अपने हित ज़्यादा देखते हैं और संघ के एजेंडे के सामने वो सारे हितों की कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। ये हमने बार बार देखा है। तो हो सकता है कि ये सरकार अड़ी रहे, और अगर अड़ी रहती है तो दक्षिण के राज्य आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मोर्चेबंदी अभी से शुरू कर दी है, वो एक आंदोलन का रूप ले सकती है, हिंसा भी हो सकती है और उत्तर और दक्षिण के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो ये परिस्थितियां अब निर्मित हो रही हैं। अब ये राष्ट्रीय दलों को सोचना पड़ेगा। देखिए, इस बैठक में चिदम्बरम भी गए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी थे, जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी भी जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी मांगों से सहमत है, उसका समर्थन कर रही है और उसके साथ खड़ी है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ भी इन दलों को और इन राज्यों को मिल रहा है, और ये एक बड़ी बात है। अब इतने सारे लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं और दल इकट्ठे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समस्या तो बहुत बड़ी बनने जा रही है केंद्र सरकार के लिए। आप जानते हैं कि बेंगलोर में आरएसएस की बैठक चल रही है और उसमें भी इन सब मामलों पर विचार किया जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूला पर विचार हुआ है, परिसीमन पर विचार हुआ है, और दोनों ही मामलों में हालांकि आरएसएस का रुख मोदी सरकार के प्रति झुका हुआ है, लेकिन उसे भी इस खतरे का अंदाज़ा तो है और वो आहट सुन रही है। इसलिए उसने थोड़ा सा उसमें झोल डाल के रखा है। उसमें बहुत कहना चाहिए अड़ियल रुख अख्तियार नहीं किया है, कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चीज़ें बढ़ीं तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकती हैं। तो आरएसएस एक थोड़ा सा बीच के रास्ते को निकालने की कोशिश में है। मोदी सरकार अभी तक कोई आश्वस्त करती नहीं दिख रही। अमित शाह ने जो बयान इस संबंध में दिए हैं कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होगी, ये कोई आश्वस्त करने वाला बयान नहीं है, क्योंकि दक्षिण की सीटें कम नहीं होना भर काफ़ी नहीं है दक्षिणी राज्यों के लिए, या उड़ीसा के लिए, या पश्चिम बंगाल के लिए, या पंजाब के लिए। इन तमाम राज्यों की सीटें अगर वही की वही भी रहती हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाती हैं, तब भी उनका जो राजनीतिक प्रभाव है, वजूद है, वो कमतर हो जाएगा। और इसीलिए वो केवल चाहे वो स्टालिन हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कोई भी इससे सहमत नहीं है और अमित शाह के बयान को वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि जगन रेड्डी ने अमित शाह के बयान के आधार पर कहा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। नायडू भी यही दोहरा रहे हैं। तो वो उनकी जुगलबंदी केंद्र सरकार के साथ चल रही है। शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि ये मोर्चेबंदी तो बाकी राज्य कर ही रहे हैं, हम क्यों पंगा लें। अगर इनकी मोर्चेबंदी तेज हुई तो उस वक्त पर देखा जाएगा कि इनके साथ जुड़ जाना ठीक है, या इनके दबाव में अगर केंद्र सरकार झुकती है तो भी हमारे हाथ से कुछ नहीं जाना है। तो ये जैसे तृणमूल कांग्रेस है, जैसे नायडू की पार्टी है या जगन रेड्डी की पार्टी है, इनकी जो रणनीति दिखती है वो ये दिखती है कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली दगवाओ, और अगर शिकार हाथ में आता है तो हम भी साझा हो जाएंगे, और अगर नहीं आता है तो केंद्र सरकार कटघरे में रहेगी, केंद्र सरकार के से मोर्चेबंदी शुरू होगी, और आगे चलकर अगर माहौल बदलता है तब कोई फैसला लिया जा सकता है।
तो ये एक अवसरवादी मध्यमार्गी रणनीति है जिसमें सेफ खेलने की कोशिश है, केंद्र से टकराव लेने की कोशिश नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि हर राज्य और हर राजनीतिक दल अपना स्वार्थ देख रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन देख रहे हैं कि अब चुनाव हैं अगले साल, और उस चुनाव में अगर विजय हासिल करनी है तो मुद्दे कौन से हैं, तो उन्होंने भाषा के मुद्दे को बनाया है एक मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा भी बन रहा है। ये उनके मतदाताओं को एकजुट करेगा, उनके वोट बैंक को एकजुट करेगा और उनकी जीत को सुनिश्चित करेगा। वैसे भी अभी तमिलनाडु में कोई चुनौती देने वाली पार्टी है नहीं। अन्ना डीएमके तो वैसे भी डिफेंसिव है, इस मामले में उसका रुख भी वही है जो डीएमके का है, द्रमुक का है। तो तमिलनाडु में उस तरह का चैलेंज नहीं है, लेकिन स्टालिन को एक मौका मिल गया है तो वो और भी कंसोलिडेट कर लेना चाहते होंगे। लेकिन इसे सिर्फ अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के राजनीतिक हित भर की बात मानकर हम लोग खारिज कर देंगे तो ऐसा नहीं है। ये सचमुच में हमारे जो संविधान में संघवाद की कल्पना है, तमाम राज्यों के अधिकारों और उसमें एक संतुलन की बात है, उसको भी सुनिश्चित करने का एक मुद्दा है ये। और ये राजनीतिक शक्ति के वितरण से जुड़ा भी मुद्दा है। अगर राजनीतिक शक्ति का वितरण असमान होगा तो जैसा कि उदाहरण दिया तमिलनाडु ने, स्टालिन ने, कि मणिपुर में चूंकि राजनीतिक शक्ति उनके पास बहुत कम है, केवल 2 सीटें हैं, इसलिए उसकी कितनी उपेक्षा हुई है, प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, कभी जाना तो दूर की बात है, कोई बयान देने से भी हिचकिचाते हैं। और मणिपुर के हालात हम सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक हैसियत गिरने के बाद इन राज्यों की भी उसी तरह से उपेक्षा की जाने लगे, क्योंकि अगर बीजेपी का काम उत्तर भारत के राज्यों से हो जाता है तो दक्षिण के राज्यों की उपेक्षा की जा सकती है, उन्हीं राज्यों को प्रमोट किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सारी घटनाओं, सारी आयोजनों के लिए गुजरात ही सबसे सुटेबल प्लेस है, हर घटना, हर मेहमान गुजरात जाता है। तो ये एक बेनिफिट, नाजायज़ बेनिफिट कहना चाहिए, प्रधानमंत्री अपने राज्य के लिए उठाते हैं। कल को अगर दक्षिण के राज्यों में कमजोरी दिखने लगी तो उनकी उपेक्षा और भी बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है और इस कदम का भारतीय राजनीति पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। नए सिरे की ध्रुवीकरण होगा, नए तरह की गोलबंदी होगी और इसमें मोदी सरकार के लिए चुनौती बढ़ेगी। और ये एक विपक्षी दलों के लिए भी अवसर है अपनी एकजुटता को दिखाने का और एकजुट होकर जो सही है देश के लिए और तमाम राज्यों के लिए उसको लागू करवाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।